नमस्कार साथियों, मैं शिवजी राम बलौदा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो साथियों, आज हम महाराणा प्रताप जी की राज तिलक तक तो हम पहले पढ़ चुके थे। तो आज हमारा जो अध्ययन है वो राज तिलक के बाद में जो उनकी कठिनाइयां आई उनको उन्होंने किस प्रकार से दूर किया और सीधा वहां से लेकर हल्दी घाटी के युद्ध से पहले तक का उनका सफर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सभी साथियों ध्यान से देखना। उम्मीद करता हूं आप सब एक बार फिर से सबको समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट। तो ठीक है साथियों, चलते हैं सीधा नोट्सों की ओर। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। विरासत में मिली अकबर की शत्रुता एवं उस शत्रुता के प्रति प्रताप का रुख। तो ये हमारा आज का अध्ययन का पहला बिंदु है। सबसे पहले अकबर और महाराणा प्रताप की शत्रुता के कारणों का डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कारण थे। सबसे पहला कारण देखें तो 1568 ईस्वी के अकबर के आक्रमण के समय अविजित रहे पश्चिम एवं दक्षिण मेवाड़ को पाने की अकबर की आकांक्षा। तो इस इच्छा के कारण अकबर मेवाड़ को पाना चाहते थे। दूसरा कारण है संसार के सर्वोत्तम शक्तिशाली बादशाह की हैसियत के मामले में अकबर था, जबकि सीमित क्षेत्रफल, भौतिक साधनों एवं जनसंख्या की न्यूनता या अल्पता भी साहस, पौरुष, दृढ़ चरित्र, देशभक्ति और नेतृत्व जैसे सभी गुण कूट कूट कर बड़े होने के कारण प्रताप थे। आगे बात करते हैं। अगला कारण है मेवाड़ की अधीनता के कलंक को महाराणा प्रताप अपने माथे पर मढ़ने के प्रथम मार्ग की बजाय, यानी ये उनके सामने पहला रास्ता था, तो प्रताप ने भी दूसरा रास्ता जो उनके सामने था संघर्ष, उसी को चुना। तो अकबर से संघर्ष को ही उन्होंने चुना। वो नहीं चाहते थे कि मेवाड़ की अधीनता कलंक उनके सर पे आए। अगला बिंदु है प्रताप का रुख एवं उपाय। प्रताप ने देखते हैं कौन कौन से प्रयास इस तरफ उठाए। तो संघर्ष को अवश्यम भावी मानकर सामंतों और राणा पुंजा भील के नेतृत्व में भीलों को उच्च पद देकर एक संयुक्त गुट बनाकर मेवाड़ को संगठित करने में महाराणा प्रताप जुट गए। उनको ये पता था कि युद्ध अवश्य होना, इसलिए उन्होंने प्रत्येक तबके को अपने अंदर अपने से जोड़ा, चाहे वो तबका नीचा समझा जाने वाला हो या ऊंचा। तो भील राजपूत शासन व्यवस्था की नींव डालने वाले पहले शासक किसको माना जाता है? महाराणा प्रताप को माना जाता है। आगे जिस बिंदु के बारे में हम बात करेंगे वो है सुरक्षित स्थान की तलाश में उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला और राजधानी को गोगुंदा से हटाकर दूर पश्चिम में पहाड़ियों में कुंभलगढ़ ले गए। तो राजधानी परिवर्तन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। दूसरा उपाय उन्होंने राजधानी परिवर्तन के रूप में किया और राजधानी कुंभलगढ़ को बना दिया। मुगल विरोधी प्रतीकों को एक जगह लाने हेतु कुंभलगढ़ में इन्होंने दोबारा से अपना राज्याभिषेक करवाया। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय अनेक राजाओं के साथ साथ मारवाड़ के राजा चंद्रसेन भी उस समय आए थे। वैसे महाराणा प्रताप के निकट संबंधी थे, अतः इनका आना तो वैसे ही अपरिहार्य था, अनिवार्य था। अगला बिंदु हम बात करने जा रहे हैं अधीनस्थ मित्र बनाने के अकबर के प्रयास। ध्यान से देखना। हाँ, सबसे पहला बिंदु है अकबर के प्रयासों में अकबर ने इस बार 1567 की तरह आक्रमण की बजाय शांति वार्ताओं के माध्यम से मेवाड़ को अधीन लाने का प्रयास किया। शायद वह अब नरसंहार के पक्ष में नहीं था, क्योंकि 1567 में अकबर ने नरसंहार किया था और 30,000 राजपूतों के सरों को काट डाला था, उनकी मीनार बनवा दी थी। तो अब वो ऐसे नरसंहार के पक्ष में नहीं था, क्योंकि उसकी सेना में भी अधिकांश राजपूत योद्धा थे। नए राणा के स्वाभिमानी दृढ़ चरित्र की ख्याति भी
अकबर के पास पहुंचने लगी। लोग कहने लगे कि महाराणा प्रताप बहुत दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति हैं, अतः उसने यानी अकबर ने शांति समझौता करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। तो साथियों, ये तो कारण थे कि अकबर ने पहले शांति के मार्ग को ही क्यों चुना। तो उन 4 शिष्टमंडलों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अकबर ने जलाल खां कोर्ची को भेजा। सितंबर 1572 को वो रवाना हुए और नवंबर 1572 में वापस पहुंच गए। मान सिंह अकबर के पास से रवाना हुए अप्रैल 1573 में और जून 1573 में वापस पहुंच गए। भगवंत दास सितंबर 1573 में और टोडरमल का जो शिष्टमंडल था वो था दिसंबर 1573 में। हाँ भाई, प्रथम शिष्टमंडल का नेता यानी जलाल खां कोर्ची ये चतुर, वाकपटु और विश्वस्त दरबारी था। प्रताप ने आओ भगत के साथ उसके मित्रता के संदेश को बड़ी विनम्रता के साथ खारिज कर दिया, यानी प्रताप ने अकबर की अधीनता मानने से स्पष्ट मना कर दिया। साथियों, उसके बाद में भी अकबर ऐसा नहीं हिम्मत हार गया हो और उसने आगे 3 शिष्टमंडल और भेजे थे। अकबर उस समय 1572-73 ईस्वी की बातें हैं, गुजरात मिशन पर था, यानी अकबर गुजरात जीतने निकला था और गुजरात के अहमदाबाद के पास से ही उसने 3 और शिष्टमंडल भेजे थे, यानी मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। सजातीय होने पर भी, यानी मानसिंह और भगवंत दास ये सब राजपूत थे और राजपूत होने पर भी वे प्रताप को मनाने में विफल रहे। प्रताप ने सबके साथ विनम्र व्यवहार किया, सबके साथ वही भोजन पानी वगैरह चाय नाश्ता सबको दिया, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उनको पता था अधीनता माने नहीं है, बहन बेटी अपनी देनी नहीं है, ऐसे तुर्कों की गुलामी अपन करना नहीं है, ये इनके विचार थे। साथियों, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव एक इतिहासकार हुए, उन्होंने लिखा है कि प्रताप अकबर का वर्चस्व स्वीकार करने को तैयार थे। ये श्रीवास्तव जी का लिखना है कि प्रताप अकबर की अधीनता मानने को तैयार थे, लेकिन उसके दरबार में यानी अकबर के दरबार में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं चाहते थे। और इस आशय के संदेश के साथ उन्होंने भगवंत दास जो 1573 में आए थे, तो उनके साथ अपने पुत्र अमर सिंह को अकबर के दरबार में भेजा भी था। यानी महाराणा प्रताप ने भी प्रस्ताव तैयार किया था और वो भी शांति के प्रस्ताव अकबर के पास भेजे थे, ऐसा डॉक्टर श्रीवास्तव का मानना है। वैसा और किसी इतिहासकार ने इस संबंध में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हरेगा आसरी रोटी वाला गाना खूब चलता है, आप सुन लेना यूट्यूब से। हाँ भाई, अकबर ज्यादा दूर के प्रकरणों से उनमें उलझा हुआ था अकबर, तो उनसे निपटकर बाद में मेवाड़ से निपटना चाहता था। यानी पहले वो असम, बंगाल और इधर अफगानिस्तान वाली बॉर्डर को सुरक्षित करना चाहता था। उपयुक्त समय की प्रतीक्षा के लिए उसने शिष्टमंडलों का सहारा लिया और ये 4 शिष्टमंडलों की बात हमने कर ली है। लेकिन अब देखते हैं अकबर के अलावा ठीक उसी प्रकार ओम को मानने वाले महाराणा प्रताप के रुख और उनके उपाय, उन्होंने क्या क्या चीजें की, क्योंकि उनको ही पता था युद्ध तो होना है। प्रताप भी मेवाड़ की स्वतंत्रता के कलंक से बचना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि मेवाड़ की गुलामी का कलंक उनके ऊपर आए, अतः उन्होंने भी तैयारी में विघ्न से बचने के लिए संवाद जारी रखे। यानी उनको भी समय चाहिए था, क्योंकि वो नए नए महाराणा बने थे। लेकिन पर्दे के पीछे जो युद्ध अवश्य होने वाला था, उस युद्ध की तैयारी महाराणा प्रताप ने भी जारी रखी, यानी इन्होंने भी युद्ध की तैयारी जारी रखी। अतः श्री गणेश होना ही है। दोनों ने कूटनीतिक बुद्धि का परिचय दिया, यानी दोनों ने डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स अपनाई। हाँ भाई, अब जो बात करेंगे वो ध्यान से देखना आप। हाँ देखो साथियों, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि समझौते की राजनीति परिणाम तक नहीं पहुंची और इसकी वजह थी अकबर की जिद, और अकबर एकमात्र उन्हें अधीन लाना चाहते थे। प्रताप भी देखो प्रचलित सामंती परंपरा के अनुसार अकेले निर्णय नहीं ले सकते, मेवाड़ी परंपरा थी, सभी सामंतों से पूछकर ही निर्णय लिया जाएगा और वही निर्णय मान्य होगा। तो देखो अब स्पष्ट रूप से स्पष्टतः मेवाड़ के प्रत्येक जन में स्वतंत्रता के प्रति जो भाव थे वो प्रताप के समय से नहीं थे, बल्कि सदियों से थे, और सभी जानते थे कि बातचीत केवल दिखावा है। ये जो बातचीत है अकबर की, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, केवल दिखावा है। अतः देखो इस दिखावे के प्रति युद्ध तो होना ही है। और विनम्रता का अपवाद इन शिष्टमंडलों में एक घटना हुई थी मान सिंह के साथ, और ऐसा कहते हैं कि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मान सिंह का अपमान किया था जब वो शिष्टमंडल लेकर आए थे। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इतना सा जान लो कि इन दोनों की मुलाकात यानी
महाराणा प्रताप और मानसिंह की मुलाकात उदय सागर की पाल पर हुई थी और ऐसा जेम्स टोड और सभी इतिहासकार ऐसा मानते हैं। लेकिन साथियों, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहां मुलाकात नहीं हुई थी और मुलाकात गोगुंदा में हुई थी, और ऐसा इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा, अबुल फजल और राज रत्नाकर के सदाशिव भट्ट मानते हैं। अब हम बात करेंगे अनिवार्य युद्ध के प्रति दोनों पक्षों के दाव पेच, दोनों पक्षों ने कौन कौन से हथियार अपने अपने तैयार किए। साथियों, उस समय मेवाड़ दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग महाराणा प्रताप के पास था और एक भाग अकबर के पास था, जो उसने 1567 ईस्वी में जीत लिया था। सबसे पहले हम बात करेंगे अकबर वाले भाग की। उसने उस क्षेत्र में क्या क्या तैयारियां की। देखो, मध्य एशियाई मुस्लिम सैनिकों की नियुक्ति उसने वहां कर दी। उनकी सबकी पोस्टिंग, जो अफगानिस्तान वगैरह के सैनिक थे उसके पास, उनकी पोस्टिंग यहां कर दी। और इसके अलावा जो मुसलमान और जो राणा प्रताप को छोड़कर जो अकबर के पास लोग चले गए थे, जगमाल वगैरह, उनको भी यहां उसने जागीर दे दी थी अकबर ने। दूसरा, अकबर ने इसी चित्तौड़ वाले भाग को एक मुगल जिला बना दिया, मुगल सरकार बना दिया, और इसे 26 महालों यानी 26 परगनों, आज की 26 तहसीलों में बांट दिया। चित्तौड़गढ़ को, जो उसके पास कंट्रोल में था, उस क्षेत्र को। इसके अलावा मुस्लिम प्रभाव बढ़ाने के लिए उसने यहाँ के अनेक गांव अजमेर दरगाह को दान दे दिए, ताकि सीधा सीधा यहां मुसलमानों का प्रभाव बढ़ाया जा सके, इस्लाम की आबादी बढ़ाई जा सके। महाराणा प्रताप ने क्या क्या प्रयास किए अपने वाले मेवाड़ में, तो देखो, अपन ने पढ़ लिया था भील सेना और राजधानी परिवर्तन। तो इसके आगे की बात अब हम करेंगे। हाँ भाई, पहला बिंदु ध्यान से देखना। योगदान की स्मृति को चिर स्थायी बनाने हेतु बाद में अपने राज चिन्ह में एक और राजपूत और दूसरी ओर एक भील सैनिक की आकृति का अंकन होने लगा। तो ये महाराणा प्रताप की ही देन है। पहुंच से दूर वाली भूमि जिस पर महाराणा प्रताप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, वहां स्कोस्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई गई, यानी उस भूमि को उजाड़ दिया गया, है ना, उसे बिल्कुल बंजर बना दिया गया, ताकि अकबर वहां अधीन नहीं कर सके और उसे रसद वगैरह ना मिले। इसके अलावा मैदानी बस्तियों एवं खजाने को पहाड़ियों और कुंभलगढ़ क्षेत्र में ले जाया गया। मैदानों को उजाड़ दिया गया, लोगों को पहाड़ों में बसाया गया, गांवों को बिल्कुल गांव के गांव खाली करवा दिए प्रताप जी ने। इसके अलावा हल्दी घाटी में उनको पता था युद्ध होना है, तो 1574 ईस्वी के आसपास से उन्होंने वहां रक्षा व्यवस्था तैयार करना शुरू कर दी। आगे बात करते हैं। इसके अलावा महाराणा प्रताप ने पहाड़ी किलों को सुदृढ़ किया, जिनमें गोगुंदा का किला भी था, हल्दी घाटी का किला भी था। अच्छा, अपने राज्य की सुदृढ़ता के अलावा उन्होंने सूरत बंदरगाह से जो मुगल दरबार को व्यापार होता था, तो जो मेवाड़ पाली के रास्ते से जाता था, उसकी लूटिंग स्टार्ट कर दी, यानी उस माल को लूटना शुरू कर दिया और अकबर को डायरेक्ट चुनौती देनी शुरू कर दी। तो यहां हम देख सकते हैं कि पहल महाराणा प्रताप कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई बिंदु है। हाँ, मित्रता के सूत्रों को फिर से उन्होंने जीवंत किया और मेवाड़ के पुराने मित्रों को एक साथ वापस जोड़ने में सफल रहे। ग्वालियर, मेड़ता, खिच्चीबाड़ा, आबू, इडर, मारवाड़, डूंगरपुर, यहाँ के राजाओं को महाराणा प्रताप ने अपना मित्र बनाया और उन्हें फिर से जोड़ा। हाँ भाई, मित्रता को तोड़ने हेतु अकबर के दाव, और अकबर ने इन मित्रों को तोड़ने के लिए क्या क्या किया, ये देख लेते हैं। सबसे पहले बीकानेर के महाराजा राय सिंह जो अकबर के दरबारी थे, तो उनको जोधपुर का सेनापति और अजमेर का सूबेदार बनाया, और बूंदी, रणथंभौर, सिरोही, जो सिरोही का सुल्तान देवड़ा था, उन सब पर कंट्रोल किया। इसके अलावा मारवाड़ के चंद्रसेन के जितने भी हेल्पर्स थे, चंद्रसेन के जितने भी लोग सहायता कर रहे थे, उन सबको भी अकबर ने हराया और राय सिंह ने हराया और उनको अपने अधीन ले आए, जिनमें कल्ला ऑफ सोजत और मेघराज ऑफ महोबा शामिल थे, यानी सोजत के कल्ला, महोबा के मेघराज, ये दोनों इसमें शामिल थे। इनको भी राय सिंह ने हराया। इसके अलावा 1572 की समाप्ति तक दक्षिण मेवाड़ को छोड़कर मेवाड़ के चारों ओर मुगलों ने घेराबंदी कर ली, और दक्षिण मेवाड़ का भी देखो क्या तोड़ निकालते हैं। दक्षिण मेवाड़ का अकबर ने इस प्रकार से तोड़ निकाला कि मानसिंह के साथ जो शिष्टमंडल भेजा गया था, उसको बड़ी सेना देकर रवाना किया था, और मार्ग के राजाओं को अधीन बनाने का आदेश भी अकबर ने मानसिंह को दिया था कि जो लोग आजादी अधीनता नहीं माने उन्हें जीत लेना। अपना काम करता हुआ मानसिंह प्रताप के शक से बचने के लिए अधिकांश सेना को सीधा अजमेर भेज देता है, ताकि महाराणा प्रताप को शक ना हो, और केवल थोड़े से सैनिकों के साथ मानसिंह कहां पहुंचता है, उदयपुर पहुंचते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से आपको दिख रही होगी, तरंगे बना रखी है, मैंने भी लहरें बना रखी है, यानी लहरें, युद्ध की लहरें दोनों ओर से उठ रही थी भाई। ठीक है, तो स्पष्टतः दोनों ओर के दाव पेच लड़ाई के मैदान में लेकर जा रहे थे। सीधी सी बात है कि आजादी और गुलामी में समझौते नहीं होते दोस्तों।
आज़ाद आज़ाद रहता और गुलाम गुलाम। और प्रताप का यही देशाभिमान भारतीयों को आज भी प्रतापित करता है। तो साथियों, ये था आज का अध्ययन। और अब आप समझ गए होंगे कि ये अवश्य ही हल्दीघाटी के मैदान की तैयारी हो चुकी है। और आज इसके बाद में अब जो अगला बिंदु हम आगे डिस्कस करेंगे कल या परसों या आज ही, तो वो होगा बैटल ऑफ हल्दीघाटी, यानी कि हल्दीघाटी का युद्ध। तो साथियों, आज के इस सफ़र को तो अपन यहीं पर विराम देना चाहेंगे और अति शीघ्र हल्दीघाटी के युद्ध, जिसके बारे में मैंने आपको हल्का सा बता दिया है, उसके संबंध में सभी विवरण, सभी अच्छी ऑथेंटिक बुक्स जिनको बाजार में एक ब्रांड की तरह पढ़ा जाता है और सभी विद्यार्थी बड़े चाव से पढ़ते हैं, उन सभी बुक्स की एक कंबाइन, एक यूनिक कलेक्शन हम लेकर आएंगे हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में। तो ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।